हेलो एवरीवन। हम एनसीईआरटी क्लास 11th की जो है बायोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं। आज हम चैप्टर नंबर 9 जो है दैट इज़ बायोमोलिक्यूल वो स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में हम बायोमोलिक्यूल के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे और कैसे हम बायोमोलिक्यूल को एनालाइज करते हैं केमिकली वो स्टडी करेंगे। उसके बाद प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बारे में स्टडी करेंगे और प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक एसिड एंड आपके स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड एंजाइम के बारे में। ये आपके जो मतलब इस चैप्टर के जो है मेन जो है टॉपिक रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है बायोमोलिक्यूल क्या होता है। देखो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सारे किससे बने हुए हैं, केमिकल्स के बने हुए हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सारे किससे बने हुए हैं, केमिकल्स के बने होते हैं, एलिमेंट के बने हैं, कंपाउंड के बने हुए हैं। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल क्या है, द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, या ये हम क्या बोल सकते हैं, कार्बन कंपाउंड दैट प्रेजेंट इन लिविंग टिश्यू इज कॉल्ड एज द बायोमोलिक्यूल। ठीक है, तो ऐसे कार्बन कंपाउंड जो कि क्या है आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लिविंग टिश्यू में पाए जाते हैं दैट इज कॉल्ड एज द बायो मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, और इन बायोमोलिक्यूल का इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या काम होता है, इन बायोमोलिक्यूल्स का इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या काम होता है, आपका मेंटेनेंस एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस को क्या करते हैं, ये रेगुलेट करते हैं। उसके बाद एक और टर्म इसमें आती है आपके सेलुलर पूल क्या होते हैं, सम टोटल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, कंपाउंड एंड आयंस होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन ए सेल दैट इज़ कॉल्ड ए सेलुलर पूल। ठीक है, आपके जितने बायोमोलिक्यूल हैं, कंपाउंड हैं, आयंस हैं जो हमारे सेल में प्रेजेंट होते हैं, उन सब को मिला के हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज सेलुलर पूल बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद जैसे हम एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं, हम प्लांट की भी देखेंगे, एनिमल टिश्यू को भी देखेंगे, माइक्रोबियल पेस्ट को भी देखेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे हमें लिस्ट ऑफ एलिमेंट मिलते हैं जिसमें हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, कार्बन होती है, हाइड्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, और बहुत सारे क्या होते हैं अदर जो होते हैं मतलब कंपाउंड पाए जाते हैं। ठीक है, जो आपके लिविंग टिश्यू में जो है हमें मिलते हैं। ठीक है, इतना जो आपको क्लियर होना चाहिए। तो अब देखो आपकी एनसीईआरटी क्या बोलती है, देर इज़ वाइड डाइवर्सिटी इन लिविंग टिश्यू इन आर बायोस्फीयर। ठीक है, हमारी जो बायोस्फीयर में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं पाए जाते हैं। नाउ वी क्वेश्चन दैट अराइज इन आर माइंड दैट कि और आर ऑल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं दे आर मेड ऑफ द सेम केमिकल, क्या वो सारे के सारे जो होते हैं सेम ही केमिकल्स के बने होते हैं, एलिमेंट के, कंपाउंड के। तो यू हैव लर्नड इन केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं कि कैसे हम एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं और कैसे इसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये आप केमिस्ट्री की क्लासेस में प्रैक्टिकल में हम करते हैं। ठीक है, तो इफ़ वी परफॉर्म सच ए एनालिसिस ऑफ प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू और माइक्रोबियल पेस्ट के ऊपर अगर हम ऐसी एनालिसिस क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे, तो हमें बहुत सारे एलिमेंट की लिस्ट मिलेगी। जैसे कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा और सेवरल अदर एंड देयर रिस्पेक्टिव कंटेंट जो होता है पर यूनिट मास ऑफ लिविंग टिश्यू हमें मिलेगा। ठीक है, तो इफ़ द सेम एनालिसिस होते हैं हम जो है पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट के ऊपर भी करें, तो अर्थ क्रस्ट में भी हमें ये सेम ही टाइप के जो है कार्बन, हाइड्रोजन जो होते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो होते हैं सारे मिलते हैं, लेकिन परसेंटेज बाई वेट जो होता है हमारे ऑर्गेनिज्म में और अर्थ के बीच में क्या होता है, ये डिफर करता है। ठीक है, ये डिफर करता है। ठीक है, तो वही चीज़ है जैसे आपकी यहाँ पे डायग्राम दे रखी है, लिस्ट दे रखी है कि आपके जैसे एलिमेंट कौन कौन से होते हैं जो कि अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं और कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है जो कि आपके ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। हाइड्रोजन जो होता है अर्थ क्रस्ट में 0.14 जो है परसेंट होता है बाई वेट, लेकिन हमारी बॉडी में ज़्यादा होता है, दैट इज़ 0.5% जो होता है हमारी बॉडी में हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, आपने याद रखना कि कौन से एलिमेंट जो होते हैं हमारी बॉडी में परसेंट और बाई वेट जो होते हैं ज़्यादा होते हैं एज़ कंपेरिजन टू अर्थ क्रस्ट। तो ऐसे कई बार जो क्वेश्चंस होते हैं स्टेटमेंट की फॉर्म में जो है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कार्बन जो है, कार्बन कितना होता है, 0.03% होता है अर्थ क्रस्ट में। अर्थ क्रस्ट में जो है 0.03% कार्बन होता है बाई वेट, लेकिन हमारी बॉडी में कितना होता है 18.5% होता है, 18.5% होता है। ऑक्सीजन जो होता है हम अर्थ क्रस्ट में कितना होता है 14.6% होता है, और 65% जो होता है ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होता है, ये भी क्या होता है अर्थ क्रस्ट से ज़्यादा होता है। नाइट्रोजन जो है वो बहुत ही लिटिल होता है, नाइट्रोजन जो है वो बहुत ही लिटिल होता है। ठीक है, लेकिन हमारे बॉडी में कितना होता है 3.3% होता है। उसी तरह सल्फर 0.03% और हमारी बॉडी में
दैट इज 0.3% जो होते हैं हमारी बॉडी में सल्फर प्रेजेंट होता है। बाकी जितने भी हैं, सोडियम हो, कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, सिलिकॉन है, ये हमारी बॉडी में एज कंपेरिजन टू अर्थ क्रस्ट के होते हैं, कम पाए जाते हैं। एज कंपेरिजन टू अर्थ क्रस्ट के कहते हैं पाए जाते हैं। देख सकते हैं आप, सोडियम 2.8 है, हमारी बॉडी में 0.2 है। कैल्शियम जो होता है 3.6 होता है, और हमारी बॉडी में 1.5 होता है। 2.1 एंड 0.1 जो है आपका मैग्नीशियम होता है, और सिलिकॉन कितना होता है 27.7% होता है बाय वेट, और हमारी बॉडी में नेग्लिजिबल होता है। तो ठीक है, तो बोलने का मतलब क्या है कि जब हमने एनिमल टिश्यू को क्या किया है, एनालाइज किया, तो हमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट मिले। जब हमने अर्थ क्रस्ट को एनालाइज किया तो उसमें भी बहुत सारे जो हमें एलिमेंट मिले। तो इनमें डिफरेंसेस क्या है, डिफरेंसेस ये है कि इनमें क्या होता है, परसेंट बाय वेट जो होते हैं ये अर्थ क्रस्ट और ह्यूमन बींग्स में क्या करते हैं, वेरी करते हैं। ठीक है, तो इन एब्सोल्यूट टर्म नो सच डिफरेंसेस कुड बी मेड आउट। ठीक है, होंगे तो सेम ही एलिमेंट। ठीक है, all the element present in the same sample of the earth crust are also present in the sample of living tissue। लेकिन जब हम क्लोज एग्जामिनेशन करते हैं तब हम क्या फाउंड करते हैं, तब हम ये फाउंड करते हैं कि मतलब ह्यूमन बींग्स में कुछ एलिमेंट्स होते हैं, 22% ऑफ वेट जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं एज़ कंपेरिजन टू अर्थ क्रस्ट। ठीक है, उसके बाद आपका टॉपिक आता है कि हम कैसे जो है मतलब एनालाइज करते हैं केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, हम जो है कैसे एनालाइज करेंगे केमिकल कंपोजिशन। तो वी कैन कंटिन्यू आस्किंग इन द सेम वे बट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, तो हम कैसे इसको फाइंड करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लो कि आपने क्या करना है, एक लिविंग टिश्यू लेना है। ठीक है, अगर आपने केमिकल एनालिसिस करनी है ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, कौन से हमारे टिश्यू में पाए जाते हैं, तो आपने क्या करना है, एक लिविंग टिश्यू लेना है। ठीक है, उसको उसको क्या करना है, उसको हम ग्राइंड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड। हम उसको क्या करेंगे, ग्राइंड करेंगे बाय यूजिंग पेसल्स एंड मोटर। ठीक है, उसकी पेस्ट बनाएंगे इन ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड, जिससे क्या होगा, हमें एक थिक स्लरी जो होगी ऑब्टेन होगी। थिक स्लरी जो होगी क्या होगी, वो ऑब्टेन होगी। अब क्या करेंगे, हम चीज़ क्लॉथ से उस पेस्ट को क्या करेंगे, हम चीज़ क्लॉथ से हम उस पेस्ट को क्या करेंगे, उस पेस्ट को हम क्या करेंगे, मतलब उसको स्टेन करेंगे। तो हमारे पास दो चीज़ें ऑब्टेन होंगी, हमारे पास जो है दो चीज़ें जो होगी ऑब्टेन होगी। एक तो होगा एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन। ठीक है, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन जो होता है हमारे पास ऑब्टेन होगा। ठीक है, और एक होगा एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। ठीक है, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन जो है एक जो हमें ऑब्टेन होगा। ठीक है, तो जब हमने चीज़ क्लॉथ से जो है मतलब सॉल्यूशन को, पेस्ट को स्टेन किया, तो हमें एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन भी मिलता है जिसमें 1000 ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, और फिर एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन भी मिलता है। ठीक है, उसमें भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं फिर उनको आइसोलेट किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है। बहुत सारी एनालिटिकल टेक्निक के थ्रू हम क्या करेंगे, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला, उनका मॉलिक्यूलर वेट और स्ट्रक्चर जो है कंपाउंड का डिटेक्ट करेंगे। तो ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ, इट इज़ एक्सपेरिमेंट फॉर ऑब्टेनिंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो एनसीईआरटी क्या बोलती है आपकी, देखो यहाँ पे आपका जो है मतलब यहाँ पे टू गेट एन आंसर वन हैज़ टू परफॉर्म ए केमिकल एनालिसिस। वी कैन टेक एनी लिविंग टिश्यू, आपने वेजिटेबल ले ली या आपने पीस ऑफ लिवर लिया, उसको ग्राइंड करेंगे, ग्राइंड इट इन ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड यूजिंग ए मोटर एंड पेसल्स, और बी ऑब्टेन ए थिक स्लरी। ठीक है, इफ़ वी वर टू स्टेन दिस थ्रू द चीज़ क्लॉथ के थ्रू हम क्या करेंगे, उसको हम स्टेन करेंगे, और कॉटन के साथ भी आप स्टेन कर सकते हैं। हमें जो होते हैं मतलब दो फ्रैक्शन मिलेंगे। एक ऐसा फ्रैक्शन जो कि फिल्ट्रेट है, जो आपने स्टेन करने के बाद जो है मतलब वो एक पूरा का पूरा एक ऐसा फ्रैक्शन मिलेगा जो कि एसिड में क्या होगा, सॉल्युबल होगा। वन इज कॉल्ड एज अ फिल्ट्रेट, और मोर टेक्निकली इसको हम क्या बोलते हैं, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन बोलते हैं। एंड सेकंड जो होता है दैट इज कॉल्ड एज अ रिटेंटेट, और इसको हम क्या बोलते हैं, जो कि आपकी चीज़ क्लॉथ में रह गई चीज़ें तो उसको हम रिटेंटेट बोलेंगे, और दैट इज कॉल्ड एज एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। और साइंटिस्ट ने क्या किया, इन एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में 1000 ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। दे आर साइंटिस्ट हैव फाउंड द 1000 ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन। ठीक है, तो हमें जो है बहुत सारे जो है 1000 ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद इन हायर क्लासेस यू विल लर्न अबाउट द हाउ टू एनालाइज अ लिविंग टिश्यू सैंपल एंड आइडेंटिफाई पार्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम हायर क्लासेस में जो होते हैं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो होते हैं, लिविंग टिश्यू को करते हैं, मतलब उसमें जो है एनालाइज किया जाता है। तो इट इज़ सफिशेंट टू से हेयर दैट कि वन एक्सट्रैक्ट द कंपाउंड देन सब्जेक्ट द एक्सट्रैक्ट टू वेरियस सेपरेशन टेक्निक
टिल वन हैज़ सेपरेटेड ए कंपाउंड फ्रॉम ऑल अदर कंपाउंड। तो इन अदर वर्ड क्या करते हैं, देखो अगर बोलने का मतलब क्या है कि आपके जब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं इनको डिटेक्ट किया जाता है, फिर इनको फर्दर आइसोलेट किया जाएगा, फिर प्योरीफाई किया जाएगा, बहुत सारी एनालिटिकल जो है एनालिसिस वाली टेक्निक्स होगी इनके ऊपर अप्लाई की जाएंगी, और आपके मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड जो है उसको ईजिली क्या किया जाएगा, डिटेक्ट किया जाएगा, ईजिली क्या किया जाएगा, उसको डिटेक्ट किया जाएगा। तो इन सभी कार्बन कंपाउंड को, इन सभी कार्बन कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, जो कि किसी लिविंग टिश्यू में, जो किसी लिविंग टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द बायोमोलिक्यूल। और दीज बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, दे आर वेरी वेरी important in the maintenance and metabolic process of the living organism। तो ये बायोमोलिक्यूल्स के होते हैं, ये मेंटेनेंस एंड ये क्या करते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को हमारी मेंटेनेंस और रेगुलेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो है मतलब एनालाइज करने वाली टेक्निक। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे जो है मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड को भी डिटेक्ट करेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड को भी डिटेक्ट करेंगे। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड को डिटेक्ट करने की जो टेक्निक है दैट इज़ वेरी वेरी सिंपल, दैट इज़ वेरी वेरी सिंपल। इसमें हम क्या करेंगे, जैसे हमने लीवर ले लिया, ठीक है, या मान लो वेजिटेबल टिश्यू ले लिया, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, एनालाइज कैसे करेंगे उसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड को, ठीक है। उसको हम क्या करेंगे, पहले ड्राइड आउट करेंगे। ड्राइड आउट करने का मतलब क्या है कि उसका जितना भी वाटर कंटेंट होगा वो सारा का सारा क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है, वो ड्राई हो जाएगा। और जैसे ही ये ड्राई होगा टिश्यू, जैसे अब क्या होंगे, उसको हम क्या करेंगे, बर्न करेंगे। तो बर्न जब हम करेंगे तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सारे बर्न हो जाते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्म में जो होते हैं दे आर रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट। और जो पीछे जो आपकी ऐश बचती है, जो ऐश बचती है दैट इज़ going to represent the inorganic compound, that is going to represent the inorganic compound. The S that can remain consist of the inorganic compound like calcium, magnesium, सल्फेट, फॉस्फेट जो होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो यहाँ पे डायग्राम में लिखा है कि यहाँ पे क्या है, दैट इज वन हैव टू बे स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू हमने लिया, ठीक है, से द लीफ और लीवर एंड दिस इज कॉल्ड एज द वेट वेट। उसको पहले क्या किया, वे किया, तो दैट वेट इज कॉल्ड एज द वेट वेट, ठीक है। उसके बाद उसको ड्राई करेंगे, उसका वेट करेंगे तो ड्राई वेट हो गया वो, ठीक है। तो ऑल द वाटर जो होगा फिर उसको क्या करेंगे, एवेपोरेट हो जाता है आपका जब इसको हम ड्राई करते हैं, ठीक है। और नौ टिश्यू को हम क्या करेंगे, फुली बर्नड करेंगे। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, जितने भी और कार्बन कंपाउंड होंगे, दे आर ऑक्सीडाइज टू gaseous form, that is carbon dioxide and water vapor, and they are removed. So what is remaining is called as the ash, और ash contain inorganic element like calcium, magnesium, और inorganic compounds होते हैं like sulfate, phosphate जो होते हैं आर आल्सो सीन इन द एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन। तो आपने याद रखना कि जो एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में जो होते हैं वहाँ पे भी हमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड देखने को मिलते हैं, ठीक है। इतना जो है आपका दो केमिकल या एलिमेंटल एनालिसिस होते हैं, गिव एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन। लेकिन while analysis of compound give an idea of the kind of organic and inorganic जो है constant जो होते हैं present in living tissue। तो हमने क्या देखा कि आपके लिविंग टिश्यू में कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और कौन कौन से जो मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे एक टेबल भी जो है मतलब आपको जो है बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि लिविंग टिश्यू में कौन कौन से जो है इनऑर्गेनिक जो है कांस्टेंट प्रेजेंट होते हैं। जैसे सोडियम होता है, ठीक है, पोटाशियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, ठीक है, सल्फेट होता है, वाटर होता है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा, फॉस्फेट होगा। ये सारे के सारे क्या होंगे, इनऑर्गेनिक जो है मतलब आपके क्या बोलते हैं, ये कांस्टेंट जो होते हैं पाए जाते हैं, ठीक है। और फ्रॉम केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू वन कैन आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, हम यहाँ पे हमें ऐसे कंपाउंड मिल सकते हैं। लेकिन फ्रॉम बायोलॉजिकल पॉइंट हम हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे वो कौन कौन से होंगे, अमाइनो एसिड होंगे, न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, उसके बाद फैटी एसिड्स होंगे, ठीक है, लिपिड्स वगैरह सारे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर इंट्रोडक्शन ऑफ द बायोमोलिक्यूल चैप्टर। दैट इज़ हमने क्या पढ़ा, बायोमोलिक्यूल क्या होते हैं, ठीक है। ये जो है मतलब हमारी जो अर्थ क्रस्ट के अंदर और ह्यूमन बींग्स के अंदर कौन कौन से जो है मतलब एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। हम दोनों में एलिमेंट्स होते हैं, जब उनकी केमिकल एनालिसिस हम करते हैं तो सेम ही एलिमेंट होते हैं, लेकिन परसेंट बाई वेट क्या करते हैं, वेरी करते हैं। आपने ये याद रखना है कि कौन से एलिमेंट्स होते हैं ह्यूमन बींग्स में जो होते हैं ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेरिजन टू अर्थ क्रस्ट। उसके बाद हमने केमिकल एनालिसिस की, हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को की एनालिसिस की, उसके बाद हमने इनऑर्गेनिक कंपाउंड की एनालिसिस की। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन से होते हैं आपके
प्रोटीन होते हैं, लिपिड होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड की जब एनालिसिस हम करते हैं, ठीक है, तो उसमें सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह ये सारे कंपाउंड जो है मिलते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपाउंड। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम अमाइनो एसिड के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, अमाइनो एसिड के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे।